Now we will talk about one important type of concept in relation to mutual funds. That is when the funds make investment in those type of assets where the due dates of income are fixed. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि जब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट खरीदी जाती है जिसपे इनकम मिलने की डेट्स फिक्स्ड हैं, जैसे डिबेंचर्स हैं, तो डिबेंचर में पूरे साल का इंटरेस्ट दो भागों में बांट दिया जाता है। 6 महीने का इंटरेस्ट एक डेट को मिलता है और 6 महीने का इंटरेस्ट अगली डेट को। सपोज़ वो डेट्स हैं 30 जून। 30 जून लेंगे तो अगली डेट आपकी दिसंबर होगी, 31 दिसंबर, या फिर 30 सितंबर एंड 31 मार्च, राइट। तो 6 महीने का जनरली आपका जो इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार डिबेंचर्स के ऊपर। अब अगर कोई ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट की है या ऐसी इन्वेस्टमेंट खरीदी है जो इन डेट्स के बीच में खरीदी गई है, सपोज़ ड्यू डेट्स है 30 सितंबर और 31 मार्च, आपने उसको ख़रीदा से ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। तो दैट इज़ बिटवीन द टू डेट्स। 30 सितंबर की जो ड्यू डेट है, जिस डेट को इंटरेस्ट मिलना है, वो जा चुकी है, और अगली डेट जो 31 मार्च है वो भी आई नहीं है। तो जब हम इस इन्वेस्टमेंट को ख़रीदेंगे तो इसको ख़रीदने में हमें एक फ़ायदा होगा। वो क्या कि जिस व्यक्ति के पास ये इन्वेस्टमेंट होती है ड्यू डेट पे, उसी को रिटर्न मिलता है। तो हमने इसको कौन सी डेट पे ख़रीदा है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमने ख़रीदा। उस वक्त हमारे पास ये जो पहले 3 महीने हैं, पिछला इंटरेस्ट इस पे कब मिला था? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा। कौन सी डेट को मिलेगा? लेकिन 31 मार्च को। 31 मार्च को हमें पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। जिसके पास भी डिबेंचर 31 मार्च को है उसको पूरे टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसमें से पहले 3 महीने तो उसके पास नहीं था डिबेंचर। तो वो उस व्यक्ति को फ़ायदा हुआ है कि उसे 3 महीने इन्वेस्टमेंट जो उसके पास नहीं थी उस पर भी रिटर्न मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ अ पर्सन द हु इज़ गेटिंग, द बायर इज़ गेटिंग। तो उसका ये बेनिफिट है। और इसी तरह से जो सेलर है उसका लॉस है कि उसने 3 महीने उस डिबेंचर को अपने पास रखा, फिर उसे बेचा, तो जो 3 महीने का इंटरेस्ट अर्न हो चुका था उस डिबेंचर पे, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ था। ड्यू कब होगा? इट विल बी ड्यू ऑन द ड्यू डेट, दैट इज़ 31 मार्च। तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट अब उसे नहीं मिलेगा, बल्कि जिससे बेचा गया है डिबेंचर उस व्यक्ति को मिलेगा। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली इन द अकाउंट्स। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इन केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड? सपोज़ ये इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है और ड्यू डेट्स के मिडल में कर रहा है, या किसी भी ऐसी डेट पे कर रहा है जो एक ड्यू डेट जा चुकी है और अगली ड्यू डेट अभी आई नहीं है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? दैट इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहला इसका जो एग्जाम्पल है, आई विल जस्ट रीड आउट। अ फंड परचेज 10,000 डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी ऑन June 1, 2006 for rupees 10.7 lakhs, and further 5,000 debentures on November 1, 2006 for rupees 5.45 lakhs. The debentures carry fixed annual coupon of 12% payable on every 31st March and 30th September. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि म्यूचुअल फंड ने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और वो इंटरेस्ट दो भागों में मिलता है। 6 महीने का इंटरेस्ट आपको 30 सितंबर को मिलता है, और अगले 6 महीने का 31 मार्च को। So on February 28, 2007, the fund sold 6,000 of these debentures for rupees 6.78 lakhs. Nominal value per debenture is rupees 100. Pass the journal entries and show investment in debenture account in the books of the fund. ठीक है. So we will see how we will make the entries for this type of investment. So you can see here, the first point is that we have on June 1, 2006,
जून 1 2006 को हमने पहली एंट्री की है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सिंपल है, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज़ वी हैव स्पेंट द मनी। कितना हमने खर्चा किया? 10,70,000, उतने के हमने इन्वेस्टमेंट की है इन द डिबेंचर्स। लेकिन इस 10,70,000 को हमने कब खर्च किया है? 1 जून को। इसको खर्च करने से हमें जो लास्ट डेट थी 31 मार्च ड्यू डेट थी इंटरेस्ट मिलने की, सो अप्रैल एंड मई 2 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, जबकि 2 महीने हमारे पास ये डिबेंचर नहीं था। तो ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड को कि 2 महीने इन्वेस्टमेंट ना करते हुए भी उसे उस 2 महीने की इनकम मिलेगी, तो वो हमारा बेनिफिट है। एक तरफ तो कॉस्ट जा रही है, लागत लग रही है 10,70,000, दूसरी तरफ एक फ़ायदा आ रहा है कि 2 महीने ना रखते हुए डिबेंचर को भी हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो नेट कॉस्ट हमारी आएगी वो इस बेनिफिट को माइनस करके आएगी। तो वो बेनिफिट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक डिबेंचर है कितने का? 100 रुपये का। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 10,000 आपने डिबेंचर खरीदे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 20,000। तो ये 20,000 का फ़ायदा हो रहा है म्यूचुअल फंड को। एक तरफ कॉस्ट लग रही है 10,70,000, दूसरी तरफ 20,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो एक्चुअली हमारी जो लागत कितनी लगी वो 10,50,000 है, दैट इज़ द कॉस्ट, राइट। तो उसकी एंट्री करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट रिकवरेबल अकाउंट। इंटरेस्ट रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो इन्वेस्टमेंट में आपने क्रेडिट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम कर दिया, तो हमारी जो एक्चुअल लागत लगी है वो 10,50,000 है, राइट। सो ये हमने एंट्री की एट द टाइम ऑफ परचेज। अब जो एक्चुअल ड्यू डेट आएगी, इंटरेस्ट जब ड्यू होगा वो 30 सितंबर को ड्यू होगा। 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो हमें पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 60,000, लेकिन इस 60,000 में से 20,000 को तो हम पहले ही यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं। इसको पहले ही हम अपनी जो अर्नड इनकम मानकर इन्वेस्टमेंट की कीमत में से कम कर चुके हैं। तो अभी हम एक्चुअली कितना और इनकम मानेंगे? 40,000, ठीक है। सो टू इंटरेस्ट रिकवरेबल, जो आपने डेबिट किया था यहाँ पे 20,000, उसको क्रेडिट कर देंगे कि अब एक्चुअली आपका इंटरेस्ट रिकवर हो गया है। इंटरेस्ट उस वक्त रिकवरेबल था तो वो आपके लिए असेट था, नाउ यू हैव एक्चुअली रिकवर्ड इट। तो टू इंटरेस्ट रिकवरेबल 20,000 हमने कर दिया। सो अब हमें मिल गया है पूरा इंटरेस्ट, और एक्चुअली अभी जो नया इंटरेस्ट जिसको हमने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया था वो कितना है? 40,000, राइट। सो दैट इज़ फॉर द पीरियड जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। क्योंकि 20,000 की तो हमने पहले ही एडजस्टमेंट कर दी थी एज इंटरेस्ट रिकवरेबल, अब वो एक्चुअली मिला है आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिकवरेबल 20,000 यहाँ है, उसको पहले मान लिया था रिकवरेबल, अब एक्चुअली रिकवर हो गया, और एक्स्ट्रा और कितना रिकवर हुआ है? 40,000। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट 40,000, ठीक है। देन सिमिलरली अब नवंबर 1 को आपने फिर से डिबेंचर खरीदे हैं। कितने डिबेंचर खरीदे हैं? 5,000, और उनको खरीदते वक्त कितने का खर्चा किया है? 5,45,000। तो ये अगली एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,45,000। अब इस पे फिर से आपने नवंबर में खरीदा है, तो आपका पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा इन डिबेंचर्स पे? 30 सितंबर को। आपने 1 नवंबर को जब खरीदा तो 1 महीने का इंटरेस्ट इस पे अर्न हो चुका है और वो आपको मिलेगा, लेकिन उस 1 महीने आपके पास तो नहीं था डिबेंचर, तो ये आपका बेनिफिट है। तो एक तरफ कॉस्ट लगी है 5,45,000, दूसरी तरफ बेनिफिट मिल रहा है कि हमें 1 महीने का इंटरेस्ट फ्री में मिल रहा है, बिना उसको रखे अपने पास मिल रहा है, तो वो आपका बेनिफिट है। तो नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी? उस बेनिफिट को माइनस करके, राइट। सो फिर से हम वो एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट। अब कितना है? आपके 5,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, ये डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू हो गई। इंटरेस्ट का रेट 12%, 1 महीने का इंटू 1/12 विल बी 5,000। तो 5,000 से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सो इंटरेस्ट रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज 5,000। तो एक्चुअल कॉस्ट आई 5,40,000। इसके बाद अब हमने इन डिबेंचर्स में से, अब हमारे पास टोटल कितने डिबेंचर्स हो गए? 15,000। 10,000 पहले खरीदे जून 1 को, फिर 5,000 खरीदे नवंबर 1 को। तो अब इनमें से हम 6,000 डिबेंचर्स को बेच रहे हैं। कौन सी डेट को?
28 फरवरी 2007 को। 28 फरवरी 2007 को जब आप बेचोगे तो अब आपके पास दो तरह के डिबेंचर्स हैं, पहले की कुछ और लागत थी, दूसरे की कुछ और है। तो अब हम कौन सी कॉस्ट को लें, इसके लिए हमारे पास एवरेज कॉस्ट का रूल होता है कि आप टोटल कॉस्ट को ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी और उसको हम कॉस्ट मानेंगे। और कॉस्ट इसलिए मानना ज़रूरी है कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि इतने में हमने बेचा तो हमारी लागत कितनी थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, लागत क्या होगी, उसके लिए हम एवरेज कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है कि कॉस्ट हमारी आई कितनी है, लेट अस सी। सो 10,000 डिबेंचर देखने में तो लग रहा है कि आपने 10,70,000 में खरीदा है, लेकिन एक्चुअली उसका जो बेनिफिट था 20,000 वो भी माइनस करना है उसमें से। तो हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो कितना है, 10,50,000। ऐसे ही जो अगले 5,000 डिबेंचर है उसकी एक्चुअल देखने में आपने खर्चा किया है 5,45,000, लेकिन साथ में आपको 5,000 का इंटरेस्ट भी मिला है, तो वो आपका बेनिफिट है, इसलिए कॉस्ट कितनी पड़ी, 5,40,000। तो हमारा जो कॉस्ट आई है वो होगी 15,90,000 और ये 15,90,000 कितने डिबेंचर्स की कॉस्ट है, 15,000 की। तो 15,000 से आप डिवाइड कर दोगे तो एक डिबेंचर की कॉस्ट आ जाएगी, उसको 6,000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अभी हमने 6,000 डिबेंचर्स को बेचा है, तो उनकी कॉस्ट आ गई 6,36,000। अब इसमें जो सेल वैल्यू है वो कितनी आई है, हमें उनको बेचकर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 6,78,000 ये पैसा मिला है। अब 6,78,000 हमें मिला है कौन सी डेट को, February 28, 2007 को। अब अगेन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे हमें खरीदते वक्त फ़ायदा हुआ था कि हमें उस पीरियड का इंटरेस्ट भी मिला था जब हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ऐसे ही हमें बेचते वक्त नुकसान भी हो रहा है कि हमारा वो इंटरेस्ट जा रहा है जितने टाइम हमने वो डिबेंचर अपने पास रखा, लेकिन उसका इंटरेस्ट मिलेगा किसी दूसरे को। ठीक है, तो आपके पास जो अगली ड्यू डेट है वो 31 मार्च है, 6 महीने का इंटरेस्ट उस डेट को मिलना था, लेकिन अब हमने जो है 5 महीने का इंटरेस्ट उसमें लूज़ किया है क्योंकि वो 5 महीने का इंटरेस्ट हमारे पास था डिबेंचर, हमें मिलना चाहिए था 31 मार्च को, लेकिन अब मिलेगा किसको, जिसके पास वो डिबेंचर होगा 31 मार्च को, क्योंकि हमने 28 फरवरी को बेच दिया है। तो हमने जो 5 महीने डिबेंचर अपने पास रखे उसका लॉस जो है हमें हो रहा है इंटरेस्ट का, तो वो क्या है, उससे हमारी जो सेल वैल्यू है कम हो जाएगी। तो कहने को आपको 6,78,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, साथ में आपकी इनकम का लॉस भी हो रहा है, तो एक्चुअली जो आपको सेल वैल्यू मिल रही है वो इंटरेस्ट का लॉस माइनस करके मिलेगी, राइट। सो ये नेक्स्ट एंट्री है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिकवरेबल अकाउंट, राइट। तो रिकवरेबल जो हमारा इंटरेस्ट है उससे हमने इन्वेस्टमेंट की, ये जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है उसमें डेबिट किया है, कितना है इंटरेस्ट रिकवरेबल, दैट इज़ 6,000 इंटू 100, ये आपकी वैल्यू है 6,000 की नॉमिनल वैल्यू, उस पर 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे 30,000, अब ये इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, तो एक्चुअली जो हमें बेनिफिट हो रहा है वो 6,78,000 माइनस 30,000 है। सो योर सेल वैल्यू इज 6,48,000, ठीक है। तो 6,48,000 हमें एक्चुअली मिलेगा बेनिफिट, और उसकी कॉस्ट कितनी है 6,36,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 12,000। तो ये प्रॉफिट की एंट्री है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 12,000 एंड प्रॉफिट एंड डिस्पोजल विल बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट एट द सेम वैल्यू, ठीक है। अब इसी का हम अकाउंट भी बना सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट जब आप बनाएंगे, द सेम जो आपने जर्नल एंट्री की है उसकी पोस्टिंग करनी है। June 1, 2006 को टू बैंक अकाउंट 10,70,000, बाय इंटरेस्ट रिकवरेबल 20,000। ऑन दिस November 1 we have two bank account 5,45,000, on the same date by interest recoverable 5,000। then on February 28 2007, ये वाला भी आपका February 28, 2007 है। बाय बैंक जो आपको बेचकर मिला 6,78,000, साथ में जो इंटरेस्ट है उसका लॉस हुआ 30,000 का, सो टू इंटरेस्ट रिकवरेबल 30,000। देन
द प्रॉफिट 12,000, द लास्ट एंट्री यहाँ पर जो हमने की थी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 12,000, और अब जो बैलेंस बच जाएगा दैट विल बी द बैलेंस कैरिड डाउन, और दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर 9,54,000. So this is how we can prepare the investment in debenture account. We can also show the interest recoverable account. अगर पूछा जाता है तो सिंपल है, जहाँ जहाँ आपने जर्नल एंट्री की है वहाँ से आप लेजर पोस्टिंग कर देंगे. So this is how we will treat those investments जहाँ पर जो ड्यू डेट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, तो उस पर जो ख़रीदार है उसको बेनिफिट होता है और जो सेलर होता है वो लूज़ करता है इंटरेस्ट को. तो कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है, दैट इज़ what we have seen through this example. So this is an important adjustment in relation to mutual funds.